हेलो फ्रेंड, दिस इज देवेंद्र कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक सर्कल। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हमारा चैप्टर है बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। बाजार बाजार से आशय, बाजार एक्चुअल में क्या होता है? बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से नहीं होता जहां वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता के बीच ऐसा स्वतंत्र संपर्क हो कि क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु की कीमत, पूर्ति और मांग में प्रतियोगिता करते हैं। बाजार से आशय कहने का मतलब है कि बाजार केवल एक विशेष स्थान नहीं होता कि जहाँ पर वस्तु खरीदी बेची जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल कई प्रकार के बाज़ार हैं। आजकल हम वस्तुएं डायरेक्ट क्रेता से नहीं खरीदते, डायरेक्ट विक्रेता से नहीं खरीदते, हम ऑनलाइन भी वस्तुएं खरीदते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो क्रेता और विक्रेता के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वहाँ पर वस्तुओं का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, मतलब वो भी एक बाज़ार है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बाज़ार से आशय किसी स्थान विशेष से नहीं होता जहाँ वस्तु खरीदी बेची जाती हैं, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है। मतलब हम हर प्रकार के उस क्षेत्र को बाज़ार कहेंगे जहाँ पर एक क्रेता और एक विक्रेता स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो उस वस्तु खरीद व बेच रहे हैं। समझ में आया? अब है बाजार संरचना। मतलब यहाँ पर आपके जो सिलेबस में बाजार के जो प्रकार दिए गए हैं वो 4 प्रकार के बाजार हैं हमारे यहाँ पर। सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है एकाधिकार बाजार, तीसरा है अल्पाधिकार बाजार और चौथा है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। अब हम एक एक करके बाजार, चारों प्रकार के बाजारों को पढ़ेंगे। सबसे पहला बाजार है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार के उस रूप को कहते हैं जहां एक वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं तथा समरूप वस्तुओं को बेचा जाता है। किसी फर्म विशेष का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर अनेक वस्तु को बेचने वाली अनेक फर्में होती हैं और वस्तु को खरीदने वाले अनेक क्रेता होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फर्में होती हैं जो वस्तु को बेच रही होती हैं और यहाँ पर जो ग्राहक होते हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं जो वस्तुओं को खरीदते हैं। यहाँ पर इस बाज़ार में जिन वस्तुओं को खरीदा व बेचा जाता है वो समरूप होती हैं। समरूप मतलब एक जैसी वस्तुएं होती हैं। आप एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाएंगे तो आपको एक जैसी वस्तु मिलेगी, आपको वहाँ पर भी वो वस्तु मिलेगी, दूसरी दुकान पर भी आपको वही वस्तु मिलेगी। इसलिए लिखा है कि किसी फर्म विशेष का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक फर्म ये है फर्म 1 और ये है फर्म 2। यहाँ पर भी सेम वस्तु वही बेची जा रही है, यहाँ पर भी वही वस्तु है और यहाँ पर भी वही वस्तु है। इसलिए कोई भी एक फर्म अगर ये सोचे कि मैं इस वस्तु की एक अपनी कीमत तय कर दूं
तो ग्राहक अगर उसको लगेगा कि ये महंगा बेच रहा है सामान, तो वो ग्राहक क्या करेगा, दूसरी फर्म के पास चला जाएगा, वो यहाँ से वस्तु खरीद लेगा, क्योंकि जो वस्तु इस फर्म के पास है वही वस्तु इस फर्म के पास है। इसलिए किसी एक विशेष फर्म का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये हो गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्याएं। क्रेता तथा विक्रेता की संख्याएं बाजार में वस्तु के खरीदने और बेचने वालों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी फर्म या कोई क्रेता अपनी व्यक्तिगत व्यवहार से प्रचलित कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। प्रत्येक क्रेता और विक्रेता बाजार में वस्तु की कुल पूर्ति का थोड़ा सा भाग बेचता या फिर खरीदता है। कहने का मतलब है, चूंकि इस बाजार में अनेक फर्म हैं और अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता हैं, तो जो बाजार में प्रचलित कीमत होगी उसी पर वो वस्तु, हर एक फर्म को उसी कीमत पर वस्तु को बेचना पड़ेगा। जो मार्केट में जो वस्तुएं हैं, एक फर्म उसका एक छोटा सा भाग बेचती है। कोई एक फर्म पूरी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को नहीं बेचती। सभी का मतलब कि टोटल जो उत्पादन है उसको एक फर्म नहीं बेचती, सभी फर्म थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेचती हैं। समझ आया? हमारी दूसरी विशेषता है समरूप वस्तुएं। समरूप होता समान वस्तुएं। बाजार में उपलब्ध वस्तुएं रंग, रूप, आकार, गुण, किस्म में एक जैसी होती हैं। मतलब बाजार में जो वस्तु बेची जा रही है वो रंग, रूप, आकार, गुण, किस्म में एक जैसी होती हैं। इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की नज़र में वस्तुएं समान होती हैं, इनमें भेद करना कठिन होता है। अतः कोई भी फर्म अधिक कीमत नहीं ले सकती, नहीं तो वह ग्राहक खो बैठेगी। चूँकि समान वस्तुएं हैं, इसलिए अगर कोई एक फर्म ये चाहे कि मैं अधिक कीमत पर वस्तु बेच दूं, तो क्या वो ऐसा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ग्राहक उस दुकान से या उस फर्म से या उस विक्रेता से वस्तु नहीं खरीदेगा, क्योंकि वही वस्तु दूसरी शॉप पर उपलब्ध है, तो वो वहाँ से नहीं खरीदेगा, वो दूसरी शॉप से खरीद लेगा। इसलिए कहा गया है कि यदि कोई फर्म अधिक कीमत लेना चाहे तो वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो ग्राहक खो बैठेगी, क्योंकि ग्राहक उसको छोड़कर दूसरी शॉप पर चला जाएगा। समझ आ गया? क्लियर? तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बाजार में फर्मों का प्रवेश व छोड़ना। बाजार में फर्मों का प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म आसानी से एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म आसानी से मार्केट को छोड़कर जा सकती है। इसलिए लिखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश तथा छोड़ने के लिए स्वतंत्रता होती है। नई फर्मों के बाजार में प्रवेश पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता।
कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी नई फर्म बाजार में एंटर कर सकती है। फर्म कभी भी बाजार को छोड़कर जा भी सकती है। अधिक लाभ कमाने से प्रेरित होकर, भाई कोई भी फर्म बाजार में क्यों आएगी, उसको लाभ कमाना है, तो लाभ से प्रेरित होकर वो फर्म क्या करेगी, बाजार में एंटर करेगी, बाजार में प्रवेश कर सकती है। और हानि उठाने वाली फर्म, यदि किसी फर्म को हानि हो रही है बाजार में, तो वो क्या करेगी, वो क्विट कर देगी और वो बाजार को छोड़कर जा सकती है। तो यहाँ पर बाजार में आना और बाजार से जाना किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की चौथी विशेषता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान से मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों को वस्तु की कीमत व उत्पादन संबंधी पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता को मालूम होता है कि वस्तु की कीमत लगभग कितनी हो सकती है, इसलिए यदि कोई विक्रेता ऊंची दाम पर किसी वस्तु को बेचना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेता को वस्तु के उत्पादन, उसकी कीमत के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है। इसलिए लिखा है कि क्रेता व विक्रेता को वस्तु की कीमत व उत्पादन लागत संबंधी पूर्ण जानकारी होती है। फलस्वरूप बाजार में वस्तुएं एक समान कीमत पर मिलती हैं। कोई भी फर्म ग्राहक से अधिक कीमत प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ग्राहक को कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है। इसकी पांचवी विशेषता है स्वतंत्र निर्णय। क्रेताओं और विक्रेताओं में किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा तथा कीमत के संबंध में कोई समझौता नहीं होता। क्रेता वहीं से वस्तु खरीदता है जहां उसे कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध होती है, और विक्रेता अधिक से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्रेता को भी और विक्रेता को भी, कि वो कहाँ, विक्रेता को चॉइस होती है कि वो किसे अपना सामान बेचे, और जो उपभोक्ता होता है उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो वस्तु किस फर्म से, किस शॉप से खरीदे। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। बाजार के प्रकार में हमारा जो दूसरा बाजार है वो है एकाधिकार बाजार। इसके नाम से ही ज्ञात है, जैसे एकाधिकार बाजार मतलब एक का अधिकार बाजार। इसकी परिभाषा है, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वस्तुओं का कोई प्रतिस्थापन नहीं होता। तो एकाधिकार बाजार वह बाजार है जहाँ पर वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और क्रेता तो अनेक होते हैं। अब बाजार में केवल एक ही विक्रेता है, इसका मतलब वो एक क्यों है, क्योंकि वो जो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस प्रकार की वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वस्तु की कीमत कौन तय करेगा, वो स्वयं तय करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का कोई उत्पाद प्रतिस्थापन नहीं होता। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सिमिलर वस्तु, सिमिलर वो वह उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो किसी दूसरी फर्म के पास नहीं है। इस बाजार की विशेषताएं, इसकी पहली विशेषता है, जैसे ही इसकी परिभाषा थी उसी से, कि एक विक्रेता और अनेक क्रेता। एकाधिकार बाजार
में वस्तुओं का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है। विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। खरीदने वाले अनेक, बेचने वाला एक। फलस्वरूप वस्तु की कीमत पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा कोई भी क्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। एकाधिकार फर्म पूर्ति को नियंत्रण करके मनचाही कीमत प्राप्त करने का प्रयास करती है। देखो भाई, एक फर्म और वही सामान बना रही है, तो जो वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत कौन तय करेगा? यही तय करेगी। अगर कोई एक ग्राहक कहे कि भाई मैं वस्तु नहीं खरीद रहा तेरे से, तो वो कहेंगे कि भाई मत खरीद, क्योंकि उसको मालूम है कि जो वस्तु हम उपलब्ध करा रहे हैं वो कहीं और मिलेगी नहीं, तो या तो ये वापस हम ही से खरीदेगा या फिर इसकी जगह कोई दूसरा ग्राहक खरीद लेगा। तो पहली विशेषता हो गई एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। दूसरी विशेषता है वस्तुओं का निकटतम प्रतिस्थापन नहीं। प्रतिस्थापन बताया था मैंने कि जो वस्तु एकाधिकार प्रतियोगिता उपलब्ध करा रही है उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं है, मतलब उसके जैसी बाजार में दिखने वाली कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है। इसलिए एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का स्थान लेने के लिए बाजार में कोई दूसरी वस्तु उपलब्ध नहीं होती, अतः क्रेता को वही वस्तु खरीदनी पड़ती है। थर्ड, नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। लिखा है नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। जैसे कि बाजार के नाम से ही ज्ञात है कि एक अधिकार मतलब एक का अधिकार। एक का अधिकार क्यों है? क्योंकि दूसरी फर्में बाजार में नहीं हैं, इसलिए लिखा है कि नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं होती हैं, जैसे पेटेंट अधिकार, उत्पादन तकनीक का ज्ञान, कच्चे माल का प्रभुत्व आदि। मतलब एकाधिकार जो फर्म है वो जिस वस्तु को उत्पादन कर रही है, जिस वस्तु का क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है, वो वस्तु कोई नई फर्म नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पेटेंट अधिकार होता है। पेटेंट अधिकार का मतलब है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल ये फर्म कर रही है उसने उसको क्या कर रखा है? पेटेंट करा रखा है, उसको रजिस्टर्ड करा रखा है कि भैया मेरे इस जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसके जैसी सिमिलर कोई वस्तु बनाता है, हमारी तकनीक को चुराता है, तो हम उस पर क्या कर देंगे? मुकदमा कर देंगे। इसलिए कोई नई फर्म आसानी से बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए नई फर्में बाज़ार में प्रवेश नहीं कर सकती। एकाधिकार फर्म बाज़ार को इस प्रकार नियंत्रित करती है कि नई फर्में बाज़ार में प्रवेश नहीं कर पाती। देखो, एकाधिकार अगर हम उदाहरण लें, एकाधिकार फर्म का उदाहरण हो गया, आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना है? माइक्रोसॉफ्ट, तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो दुनिया की इकलौती कंपनी है जो कंप्यूटर की क्या बनाती है? जो कंप्यूटर की विंडो बनाती है। क्योंकि दूसरी कोई फर्म विंडो नहीं बनाती, इसलिए वस्तु की कीमत को कौन तय करता है?
माइक्रोसॉफ्ट वाले तय करते हैं। समझ में आया? या फिर हम दूसरा कंपनी का नाम लें तो दूसरी कंपनी है, हो सकती एप्पल। तो एप्पल कंपनी या आईफोन वाले जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्निक कोई अन्य मोबाइल बनाने वाली कंपनी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने अपनी तकनीक को क्या करा रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है, कॉपीराइट ले रखे हैं, पेटेंट करा रखा है। क्या करा रखा है? पेटेंट। इनके पास कॉपीराइट हैं। अगर इनकी तकनीक को कोई अन्य फर्म इस्तेमाल करती है तो ये क्या कर देंगे, उन पर मुकदमा कर देंगे। इसलिए ये फर्म है हमारी एकाधिकार प्रतियोगिता की उदाहरण। माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, जिसको हम आईफोन के नाम से जानते हैं। फोर्थ, हमारी चौथी विशेषता है कीमत निर्धारण। देखो भैया, जब बाज़ार में वस्तु जो बनाने वाली ये कुछ ही फर्में हैं, एक दो फर्में हैं, तो वस्तु की कीमत कौन तय करेगी? यही तय करेगी। क्योंकि अगर हमको कंप्यूटर चलाना है तो भैया माइक्रोसॉफ्ट की ही विंडो डालनी पड़ेगी, तो कीमत कौन तय करेगा? माइक्रोसॉफ्ट वाला। इसलिए लिखा है कि एकाधिकार बाजार में वस्तुओं का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है, जिसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए वस्तुओं की कीमत का वह स्वयं निर्धारक होता है, लेकिन वह वस्तु की कोई भी अधिक कीमत वसूल नहीं कर पाता, क्योंकि कीमत में वृद्धि से मांग में कमी का डर रहता है। देखो भैया, अगर एक फर्म है, अगर कोई वस्तु बना रही है तो वो बेचने के लिए बना रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा कीमत रख दे, क्या करे, बहुत ज़्यादा कीमत रख दे, तो वस्तु कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए ये बस क्या करती हैं फर्में, एक निर्धारित कीमत तय करती हैं, ताकि जिन ग्राहकों को ये अपनी वस्तु बेचने जा रहे हैं वो उनकी वस्तुओं को खरीद पाएँ। क्योंकि कीमत अगर इन्होंने ज़्यादा कर देंगे तो उस वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत अधिक कीमत तय नहीं करते। पांचवी विशेषता है कीमत विभेद की समस्या। कीमत विभेद का अभिप्राय विक्रेता की उस प्रक्रिया से है जिसमें वह एक ही वस्तु की विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत पर वस्तुओं को बेच देते हैं। एकाधिकार अपनी वस्तु का मूल्य भिन्न भिन्न क्रेता से भिन्न भिन्न ले सकता है। चूँकि वस्तु बनाने वाली जो कंपनी है, वो जो फर्म है, वो फर्म क्या है, वो फर्म अकेली फर्म है। इसलिए वस्तु की कीमत ये क्या करती है, स्वयं तय करती है। जो विक्रेता होता है, विक्रेता को वस्तु की कीमत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मतलब वस्तु कितने रुपए में बन के तैयार हुई है, इसकी कोई भी उसको नॉलेज नहीं होती। इसलिए एकाधिकार फर्म एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर क्या करती हैं, अलग अलग कीमत पर वस्तु बेच सकती हैं।
अलग अलग विक्रेता को अलग अलग वस्तु की कीमत पर क्या करती है, वो वस्तु बेच सकती है। बाजार के प्रकार में हमारा जो तीसरा बाजार है उसका नाम है एकाधिकार प्रतियोगिता। अब इसके नाम से ज्ञात है कि एकाधिकार प्रतियोगिता मतलब एक का अधिकार और प्रतियोगिता कंपटीशन भी है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार जो है वो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता प्लस पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार प्रतियोगिता इन दो बाजारों के मिश्रण से जो बाजार बना है वो तीसरा बाजार है हमारा एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। अब इसकी परिभाषा है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की बड़ी संख्या उन वस्तुओं का विक्रय करती हैं जो एक दूसरे से ब्रांड, किस्म, कीमत में भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है। फर्में जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फर्में होती हैं। ज़्यादा फर्में होने के साथ अंतर क्या होता है कि जो वस्तुएं वो बना रही हैं वो एक फर्म की वस्तु का दूसरी फर्म की वस्तु से डिफरेंस होती हैं। डिफरेंस कैसे होती हैं? वो रंग, रूप, गुण, किस्म, कीमत आदि में क्या होती हैं? कीमत आदि में क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। कैसे? जैसे देखो बाजार में अनेक प्रकार के क्या मिलते हैं हमारे पास? टूथपेस्ट मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोलगेट कंपनी, उसके टूथपेस्ट, पतंजलि हो गई हमारे पास, ठीक है, पेप्सोडेंट हो गया। तो आपने देखा होगा कि ये तीनों प्रकार की जो कंपनी हैं वो क्या करती हैं? वो पेस्ट बनाती हैं दांत को साफ करने के लिए, जो पेस्ट बनाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इनके जो रैपर्स होते हैं वो कलर्स में अलग अलग होते हैं, रंग उनका अलग होता है और इन वस्तुओं की कीमत भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए चीज़ तो वो वही बना रहे हैं दांतों को चमकाने के लिए। अगर हम कहें दांतों को चमकाने के लिए, घिसने के लिए जो वस्तु बना रहे हैं वो भैया है तो टूथपेस्ट, लेकिन उनकी कीमत क्या है? अलग अलग है। अब वो जैसे क्या बोलते हैं कि भैया हमारे पेस्ट में क्या है? नमक है। कोई बोलेगा हमारे पेस्ट में भैया चारकोल है, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा, कोई मिंट बोलेगा, कोई ठीक है लौंग बोलेगा। तो वो क्या करते हैं कि अपनी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग दिखा रहे हैं कि भाई मेरी वस्तु उसकी दूसरी की वस्तु से क्या है? श्रेष्ठ है, अच्छी है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वो, इसलिए यहाँ पर उस वस्तु का क्या है कि अधिकार भी है उस फर्म का अपनी वस्तु पर, और क्या है? कंपटीशन भी है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ कोई दूसरी फर्म भी बना रही है, वो अपने नाम से बना रही है। इसलिए इसकी जो पहली विशेषता है वो हो गई हमारी क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्में तथा क्रेताओं की संख्या अधिक होती है।
भैया वस्तुओं को बनाने वाली फर्में भी बहुत हैं और भैया खरीदने वाले भी बहुत हैं। फर्में छोटे छोटे रूप में होती हैं। प्रत्येक फर्म का बाजार पूर्ति पर आंशिक नियंत्रण होता है, जिसके कारण एक फर्म कीमत को आंशिक रूप से प्रभावित कर सकती है। आंशिक मतलब कि अगर एक फर्म चाहे तो वो अपनी मर्जी से वस्तु की कीमत तय कर सकती है। तय कैसे कर सकती है? वो ये दिखा के तय कर सकती है कि मेरी वस्तु जो है वो दूसरी फर्म की वस्तु से श्रेष्ठ है, अच्छी है, इसलिए मैं अपनी वस्तु की ये कीमत तय करता हूँ। दूसरी विशेषता है इसकी वस्तु विभेद। विभेद का मतलब होता अंतर। एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु में अंतर पाया जाता है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में फर्में जिन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वह प्रतिस्थापन होते हुए भी एक दूसरे से रंग, रूप, ब्रांड, पैकिंग आदि में क्या होती हैं? अलग होती हैं। जैसे बाजार में कई ब्रांड के टूथपेस्ट मिलते हैं जो एक दूसरे से गुण, ब्रांड या फिर पैकिंग में अलग अलग होते हैं। फर्में भी क्या करती हैं? यहाँ पर प्रचार, सुंदर व आकर्षक पैकिंग के माध्यम से अपनी वस्तु को क्या करते हैं? दूसरी फर्म की जो वस्तु है उससे क्या करते हैं? बेहतर दिखाने की कोशिश करती हैं कि मेरी वस्तु दूसरी वस्तु से क्या है? अलग है। इसलिए वो क्या करेंगी? चमकता धमकता सा क्या करेंगे? वो पैकिंग कराएंगे। ठीक है। तीसरी विशेषता है फर्मों के प्रवेश होने और छोड़ने की स्वतंत्रता। एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों का बाजार में प्रवेश करने तथा बाजार को छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी फर्म बाज़ार में एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म बाज़ार से एग्ज़िट कर सकती है, छोड़ के जा सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है? परंतु फर्मों के उद्योग में प्रवेश करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि कुछ फर्मों के उत्पादन क्या होते हैं? कानूनी रूप से क्या होते हैं? पेटेंट होते हैं। भाई कोई भी अगर नई फर्म बाज़ार में आ रही है तो जो पहले से फर्में उपलब्ध हैं बाज़ार में, उन्होंने क्या कर रखा है कि जो वस्तु वो बेच रही है उसकी तकनीक, अपना नाम वो क्या कर रखे हैं? उन्होंने पेटेंट करा रखा, रजिस्टर करा रखा सरकार के द्वारा, ताकि उनके जैसी सिमिलर वस्तु को कोई अन्य या फिर नई फर्म ना बेच पाए। इसलिए कोई नई फर्म आसानी से एंटर नहीं कर पाती, उनका उत्पादन नई फर्में नहीं कर सकती। जैसे रिबॉक के जूते का नाम कोई दूसरी फर्म प्रयोग नहीं कर सकती। समझ गए? तो देखो भाई, इसकी चौथा जो विशेषता है वो है कीमत पर प्रभाव। कीमत पर प्रभाव का मतलब है कि एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता कुछ हद तक कीमत पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु ब्रांड, रूप, पैकिंग में दूसरी वस्तु से क्या होती है? भिन्न होती है। अतः वह अपने प्रचार के माध्यम से अपने ब्रांड की वस्तु के लिए ग्राहक के मन में रुचि पैदा कर सकती है और फिर अपनी वस्तु को कुछ हद तक ऊंचा बेच सकती है। फर्म कहती है कि मेरी जो वस्तु है वो जो अन्य वस्तु है, वस्तु दो, उससे क्या है? श्रेष्ठ है, उससे अलग है। तो अगर ये वस्तु एक को इतना प्रचलित कर दे मार्केट में कि ग्राहक इस वस्तु के प्रति क्या हो जाएं? आकर्षित हो जाएं, तो ये फर्म क्या करेगी? अपनी मर्जी से कीमत तय कर पाएगी। समझे? तो इसकी पांचवी विशेषता है विक्रय लागत। विक्रय लागत देखो, फर्म यहाँ पर क्या है कि जो वस्तु है, वस्तु क्या है? समरूप है। लेकिन हमको क्या करना है कि समरूप होते हुए अपनी वस्तु को अलग दिखाना है। तो अलग दिखाने के लिए फर्में क्या करती हैं? फर्में करती हैं बड़े स्तर पर क्या करती हैं? बड़े स्तर पर क्या करती हैं? विज्ञापन करती हैं। क्या करती हैं?
विज्ञापन करती है। और जब बड़े स्तर पर भैया विज्ञापन करोगे तो क्या होगा, अतिरिक्त लागत तो बढ़ेगी ना, तो बेचने की लागत बढ़ेगी। जैसे जैसे अ, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल अगर हम लें, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत सारी फर्में हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो हमारे बड़े एक्ट्रेस हैं, ठीक है, जो हमारे हीरोइंस हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, ये उनसे क्या कराते हैं, एड्स कराते हैं। जब उनसे ये एड्स कराते हैं तो उनको बड़ी कीमत उनको क्या करना पड़ता है, उनको हायर करने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो जो उनकी बड़ी कीमत होती है वो किस में शामिल हो जाएगी, वो विक्रीय लागत में शामिल हो जाएगी। इसलिए एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की विक्रीय लागत बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु रंग रूप गुण आदि में भिन्न भिन्न होती है, अतः विक्रय लागत में वृद्धि हो जाती है। छठी जो इसकी विशेषता वो है गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता से मतलब है कि जो दो फर्म है, माना कि दो फर्म है, फर्म एक और ये है फर्म दो, इनके बीच में कीमत को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं होती। ये नहीं होता कि भैया एक फर्म है, अगर वो किसी वस्तु को बेच रही है और उसने, अगर फर्म एक है और इस एक वस्तु है, अगर ये उस वस्तु की कीमत 100 रुपये रखती है, माना कि एक टूथपेस्ट है उसकी कीमत ये 100 रखती है, तो दूसरी फर्म है वो इसकी कीमत से प्रतियोगिता नहीं करेगी कि मैं भी, ये 100 रख रहा है तो मैं 120 रख लूँ। नो, यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है वो होती है कि अपनी वस्तु को दूसरी की वस्तु से क्या दिखाना, श्रेष्ठ दिखाना, अच्छा दिखाना। फिर उसके आधार पर ही क्या करते हैं, श्रेष्ठता के आधार पर कीमत तय करना, कीमत तय करना। इसलिए यहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। इसलिए लिखा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के बीच में कीमत प्रतियोगिता नहीं होती। फर्में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत में परिवर्तन नहीं करती, बल्कि कीमत में परिवर्तन किए बिना अच्छी किस्म, उपहार, वारंटी या गारंटी, अच्छी उपभोक्ता सुविधाएं आदि प्रदान करके ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अतः गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। यहाँ पर कीमत को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं होती कि दूसरी फर्म ने उस वस्तु की कीमत क्या तय की है, मुझे क्या तय करनी, नहीं। यहाँ पर फर्में अपनी वस्तु को दूसरी फर्म की वस्तु से अलग दिखाकर अपने मुताबिक कीमत तय करती हैं, जिसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास करती हैं, जैसे वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड देना, उपहार देना, गिफ्ट वगैरह या अच्छी किस्म उपलब्ध कराना। इसके आधार पर वो क्या करती हैं, वस्तु की कीमत तय करती हैं। बाज़ार के रूप में हमारा जो लास्ट टाइप का जो बाज़ार है वो है अल्पाधिकार। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अधिकार, थोड़ा अधिकार मतलब अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का उत्पादन कुछ बड़ी फर्में करती हैं। फर्में कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। कैसे, मतलब बाजार में कुछ फर्में होती हैं, कुछ मतलब गिनी चुनी 2 से 4 फर्में होती हैं, और वो बड़ी फर्में होती हैं। बड़ी फर्मों का मतलब उनका जो उत्पादन होता है वो बड़े लेवल पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जो हमारे पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ
उसको बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो गिनी चुनी कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला। कोका कोला, ये दो ऐसी फर्में हैं जिनका पेय पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण है। आपने देखा होगा माजा, स्लाइस या फिर लिम्का, ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो इन्हीं दो कंपनियों के हैं। एक और कंपनी ले लेते हैं, पार्ले। ये गिनी चुनी ही दो तीन फर्में हैं जिनका पूरी मार्केट पर दबदबा है। इन्हीं सब के प्रोडक्ट हैं, पेप्सी, कोका कोला, पार्ले, इन्हीं सब के इन्हीं दो तीन फर्मों के प्रोडक्ट हैं जो आप देखते हो मार्केट में। चाहे वो माजा हो, एक माजा बनाती है, एक स्लाइस बनाती है, एक स्प्राइट बनाती है, तो दूसरी क्या है, तो दूसरी बनाती है, तो दूसरी अन्य प्रोडक्ट बनाती है उसी से मिला जुला। तो अल्पाधिकार तो का मतलब है कि कुछ बड़ी फर्में होंगी यहाँ पर और उन्हीं का पूरी मार्केट पर क्या होगा, दबदबा होगा। और वस्तु की कीमत जो तय करती हैं, उस तय करने के लिए एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर होती हैं। अब एक एक करके विशेषता पढ़ेंगे। तो पहली जो विशेषता है वो है हमारी फर्मों की कम संख्या। तो अल्पाधिकार बाजार में बहुत थोड़ी बड़ी फर्में होती हैं जिनका बाजार के कुल उत्पादन पर नियंत्रण रहता है। फर्मों की संख्या बहुत ही कम होती है। कोई भी फर्म अपनी व्यक्तिगत क्रियाओं से कीमत तथा पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरी विशेषता है फर्मों की आत्मनिर्भरता। फर्मों की आत्मनिर्भरता से मतलब है एक फर्म वस्तु की कीमत तय करने के लिए दूसरी फर्म पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे दूध का जो दूध मिल्क प्रोडक्ट हैं उसको बनाने वाली वो भी गिनी चुनी फर्में हैं, जैसे अमूल, अमूल हो गई, मदर डेयरी हो गई, अमूल, मदर डेयरी। और अभी दिल्ली में एक नई चलती है, उसका क्या है, नमस्ते, नमस्ते इंडिया। तो ये जो फर्में प्रोडक्ट बना रही हैं, तो आपने देखा होगा कि यदि अमूल कंपनी जो दूध का विक्रेता है, अगर वो 2 रुपये कीमत बढ़ाने का अनाउंस करता है, तो आपने देखा होगा जब आप अगले ही दिन शॉप पर जाते हो दूध लेने के लिए और आपको मदर डेयरी का दूध खरीदना है, तो आपने देखा होगा कि मदर डेयरी के भी 2 रुपये बढ़ चुके होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक फर्म कीमत बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म भी क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसका कारण ये है कि दोनों फर्में कीमत निर्धारण करने के लिए, तय करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अगर एक फर्म, माना कि अमूल कंपनी अगर 60 रुपये लीटर दूध का प्राइस तय करती है, तो सेम अगर फुल क्रीम दूध की बात करें तो दूसरी कंपनी जो है मदर डेयरी की भी कीमत क्या होती है, 60 रुपये लीटर होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, दूध भी सेम है। अगर ये अमूल कंपनी चाहे कि अगर मैं भैया 1 रुपये बढ़ा दूं और 61 रुपये में बेच दूं, तो ये ऐसा नहीं कर पाएगी। क्यों? मदर डेयरी की कीमत 60 रुपये है, ये 61 है, भैया ग्राहक यहाँ से क्यों खरीदेगा, वो तो मदर डेयरी से खरीदेगा। इसलिए दोनों कंपनियां मिलकर कीमत तय करती हैं।
इसलिए अगर अमूल वाला 61 रुपये में बेचता है तो मदर डेयरी वाला भी क्या कहेगा, 61 रुपये में ही बेचेगा। तो ये कारण होता है, इसलिए लिखा है कि फर्मों की आत्मनिर्भरता। अल्पाधिकार में फर्मों के बीच उत्पादन तथा कीमत संबंधी निर्णय लेने में परस्पर निर्भरता होती है। फर्मों की संख्या कम होने के कारण किसी भी फर्म का कीमत और उत्पादन की मात्रा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूसरी फर्म के उत्पादन तथा कीमत पर पड़ता है। जैसे यदि पेप्सी अपने पेय पदार्थ की कीमत क्या करती है, कम कर देती है। यदि पेप्सी ये चाहे कि भैया मैं अधिक विक्री बढ़ा दूं और वो कीमत क्या कर दे, कम कर दे, तो हो सकता है कि जो कोका कोला है वो अपने पेय पदार्थ की कीमत भैया और कम कर दे। तो इससे होगा क्या, अनावश्यक हानि हो जाएगी। इसलिए अनावश्यक हानि से बचने के लिए फर्में क्या करती हैं, एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। यदि पेप्सी और कोका कोला एक प्रोडक्ट है इनका, अगर उसकी कीमत 10 रुपये है तो आपने देखा होगा कोका कोला की भी कीमत क्या होती है, 10 रुपये होती है। क्योंकि अगर पेप्सी वाला अगर ये सोचे भैया मैं कीमत कम कर दूं, 9 रुपये कर दूं और मैं कोका कोला कंपनी से ज़्यादा बिक्री कर दूं, तो हो सकता है कोका कोला कंपनी वाला इसने 1 कम किया, वो 2 कम कर दे, वो 8 कर दे। तो क्या होगा, पेप्सी वाला सोच रहा था कि मेरी क्या होगी, मेरी बिक्री जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो कम हो गई, बल्कि कोका कोला वाले की क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए यहाँ पर फर्में वस्तु की कीमत तय करने के लिए एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर होती हैं। क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। तीसरा, नई फर्मों के प्रवेश में बाधाएं। भाई यहाँ पर गिनी चुनी 2-4 फर्में हैं, क्यों, क्योंकि कोई नई फर्म बाज़ार में उपलब्ध नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। एक तो इतने बड़े लेवल पर कोई नई फर्म उत्पादन नहीं कर सकती, ऊपर से जिन वस्तुओं का ये उत्पादन करते हैं, कोई नई फर्म आएगी उसको अपनी वस्तु अलग दिखानी पड़ेगी, उनकी वस्तु अलग होनी चाहिए। अगर उसका टेस्ट भी मैच करता है तो क्या करेंगे ये लोग, उस पर क्या कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, क्योंकि वस्तु सेम नहीं होनी चाहिए। तो लिखा है कि नई फर्मों के प्रवेश में क्या है, बाधाएं। अल्पाधिकार में वस्तुएं कम फर्में होती हैं जो अपनी क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रण करती हैं कि नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। नई फर्मों के उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, पेटेंट अधिकार, उत्पादन तकनीक का ज्ञान आदि की आवश्यकता होती है जो आसानी से प्राप्त नहीं होती। कच्चा माल कहाँ से आएगा, उत्पादन तकनीक क्या होनी चाहिए आदि का नई फर्म को ज्ञान नहीं होता, इसलिए नई फर्म आसानी से बाज़ार में एंटर नहीं कर पाती। चौथा है विक्रय लागत। चूँकि फर्म में 2-4 फर्में हैं, इसलिए ये बड़े लेवल पर क्या करवाती हैं, विज्ञापन कराती हैं, इसलिए अतिरिक्त विक्रय लागत यहाँ पर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। प्रत्येक फर्म अपने ब्रांड की वस्तु को लोकप्रिय बनाने तथा बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन तथा पैकिंग पर अधिक विक्रय करती हैं। इसलिए अल्पाधिकार बाजार में वस्तुओं की विक्रय लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा क्रेता को वस्तु की ऊंची कीमत मिलती है। 5वीं विशेषता है मांग वक्र की अनिश्चितता। मांग वक्र की अनिश्चितता से मतलब है कि यदि एक
यदि फर्म वन, फर्म टू, यदि फर्म माना कि दो फर्में हैं और वस्तु की कीमत सिमिलर है 10 10, फर्म एक चाहती है कि मैं वस्तु की, जो मेरी वस्तु है उसकी मांग को अगर मैं बढ़ाऊं, मांग में क्या करना चाहती है, वृद्धि करना चाहती है। तो ये चाहती है अगर मैं 1 रुपया कम कर दूं, अब मैं 9 रुपये की वस्तु बेचूं, तो इसके कंपैरिजन में वस्तु मेरी क्या है, वो सस्ती है, सस्ती है वस्तु। इसका मतलब फर्म एक ये चाह रही है कि मेरी वस्तु की मांग अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि बस भैया फर्म दो है वो इससे भी चालाक निकले और वो 2 रुपये कम कर दे, तो दो, अब की फर्म दो की वस्तु की कीमत क्या हो गई, 8 रुपये। तो फर्म ए चली थी मांग को बढ़ाने, लेकिन भैया यहाँ क्या हो गया, मांग तो फर्म दो की बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वस्तु तो सिमिलर है, और वस्तु सिमिलर है तो क्या है, वस्तु सिमिलर से मतलब कि भैया आप शॉप पर जाते हो, आप कहते हो कि मुझे माजा चाहिए, और दुकानदार कहता है कि भैया माजा नहीं है मेरे पास, क्या मैं आपको स्लाइस दे दूं, तो आप क्या कहते हो, दे दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है, सिमिलर होगी, और ये एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन है। आप स्लाइस की जगह माजा यूज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर फर्म एक चाह रही थी कि मेरी मांग बढ़े, लेकिन इसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, मांग वक्र की क्या होती है, अनिश्चितता होती है कि वस्तु, फर्म को यह ज्ञात नहीं होता कि यदि वह वस्तु की कीमत को कम करे या फिर ज़्यादा करे तो उसकी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी, ये मालूम नहीं होता। इसलिए लिखा है कि अल्पाधिकार बाजार में वस्तुओं की कीमत अधिकतर स्थिर रहती है। अधिकतर क्या होती है, स्थिर रहती है, क्योंकि कोई भी फर्म ग्राहक खोने के डर से कीमत नहीं बढ़ाती, और कीमत में कमी इसलिए नहीं करती कि कहीं दूसरी फर्म कीमत में अधिक क्या कर दे, कमी कर दे। तो जो पहली वाली वस्तु की फर्म है वो क्या करेगी, अपने ग्राहक खो बैठेगी। अतः किसी भी फर्म को यह अनुमान नहीं रहता कि कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज जो क्लास है हम इसको अभी यहीं वाइंड अप करेंगे, और जो हमारा चैप्टर है बाजार के प्रकार वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।